गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमडी स्कूल के यूट्यूब चैनल एमडीसी एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जेपी सर आज आपको एसएसटी विषय के बारे में जानकारी दूंगा और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक होगा केंद्र सरकार। तो सबसे पहले मैं एक जानकारी दे दूं आपको कि ये जो हमारा टॉपिक रहेगा ये टॉपिक क्लास 9th, 10th, 11th और 12th इन 4 क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज का केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार जो है उसका अध्ययन करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सरकार क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि सरकार शब्द को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरकार की क्या डेफिनेशन है। तो सरकार की जो डेफिनेशन है, किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। दोबारा देखेंगे एक बार, किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, सरकार वह संस्था है जो एक राज्य को मूर्त रूप देने का कार्य करती है। तो सरकार की 2 डेफिनेशन यहाँ नोट कर रखी है मैंने। तो सरकार की जो पहली डेफिनेशन रहेगी अपनी वो रहेगी, किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था को क्या कहेंगे? सरकार कहेंगे। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो रहेगी, सरकार वह संस्था है जो राज्य को मूर्त रूप देने का कार्य करती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है अपने कि सरकार किसे कहते हैं। तो ये सरकार की अपनों ने डेफिनेशन देखी। उसके बाद में सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। तो पहला जो अंग होता है वो होता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का ही दूसरा नाम है विधायिका। और जो सरकार का दूसरा अंग है वो है कार्यपालिका। और जो सरकार का तीसरा अंग है वो होता है न्यायपालिका। और जो पहला अंग है सरकार का, इसका जो कार्य होता है वो होता है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? व्यवस्थापिका का। और जो कार्यपालिका है, दूसरा अंग है जो सरकार का, उसका जो कार्य होता है वो होता है कानूनों को सुचारू रूप से लागू करना। और जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, इसका जो कार्य है वो होता है कानून की जांच करना। तो ये सरकार के 3 अंग हैं और ये उनके नीचे दिए हुए कार्य हैं। तो एक बार दोबारा दोहराऊंगा मैं इसको। सरकार क्या होती है? सरकार किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन होगी, सरकार वह संस्था है जो राज्य को मूर्त रूप देने का कार्य करती है। और सरकार के अंग कितने हैं? 3 अंग हैं। सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है व्यवस्थापिका या विधायिका। दूसरा जो अंग है वो है कार्यपालिका। और तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका। अब इनके कार्य क्या क्या हैं? व्यवस्थापिका का जो कार्य है वो होता है कानून का निर्माण करना। और कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका का जो कार्य है वो होता है कानूनों की जांच करना। तो ये अब तक हमने देखा है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स तैयार करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि सरकार क्या होती है और सरकार के कितने अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं। सबसे पहले व्यवस्थापिका, दूसरा अंग कार्यपालिका और तीसरा जो अंग है वो होता है न्यायपालिका। 3 अंग देखे और इनके जो जो कार्य हैं उनका अब तक अपनों ने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में हम देखेंगे कि सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका,
इनमें संबंध के आधार पर सरकारें दो तरीके की होती हैं। सरकार के कार्यपालिका और विधायिका के संबंध की प्रकृति के आधार पर सरकारें दो तरह की होती हैं। सबसे पहले जो होती है, पहले देखेंगे हम संसदीय, और जो दूसरे सरकार का प्रकार है वो है अध्यक्षात्मक। तो सबसे पहले संसदीय सरकार क्या होती है और अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है वो देखेंगे हम। सबसे पहले संसदीय सरकार। संसदीय सरकार क्या होती है? जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो कौन सी सरकार होती है? वो होती है संसदीय सरकार। यानी कि सरकार के जो 3 अंग हैं उसमें पहला जो अंग है व्यवस्थापिका और दूसरा जो अंग है कार्यपालिका, अगर उन दोनों में संबंध पाया जाता है तो उस आधार पर सरकारें दो तरीके की होती हैं। सबसे पहले जो देखेंगे अपने संसदीय सरकार, और दूसरी जो सरकार का प्रकार है वो है अध्यक्षात्मक। अगर कार्यपालिका की जो नीतियां हैं उसके प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं तो वो संसदीय सरकार होगी, और अगर कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है तो वो कौन सी सरकार होगी? संसदीय सरकार होगी। जैसे किन देशों में संसदीय सरकार पाई जाती है? तो उन देशों में भारत, ब्रिटेन, जापान और कनाडा, इन देशों में संसदीय सरकार पाई जाती है। उसके बाद में जो दूसरा जो प्रकार है इसका अध्यक्षात्मक, वो देखेंगे हम। दूसरा जो भाग है वो है अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है? जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है तो वो कौन सी सरकार होती है? अध्यक्षात्मक सरकार होती है। तो अध्यक्षात्मक जो सरकार होती है वो किन देशों में पाई जाती है? तो सबसे पहले आता है अमेरिका, उसके बाद में रूस, फिर ब्राज़ील और श्रीलंका। इन देशों में अध्यक्षात्मक सरकार पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स अब फिर दोहराऊंगा मैं एक बार, इसको आप ध्यान से देखें एक बार दोबारा। सरकार के 3 अंग हैं, कौन से? सबसे पहले व्यवस्थापिका, दूसरा जो अंग है वो है कार्यपालिका, और तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका। इनमें संबंध के आधार पर सरकार को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है वो है संसदीय, और दूसरा जो भाग है वो है अध्यक्षात्मक। और संसदीय सरकार क्या होती है? जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है तो वो कौन सी सरकार होती है? वो होती है संसदीय सरकार। और ये किन देशों में पाई जाती है? भारत, ब्रिटेन, जापान और कनाडा, इन 4 देशों में कौन सी सरकार है? संसदीय सरकार है। दूसरा जो भाग है इसका वो है अध्यक्षात्मक। जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है तो वो कौन सी सरकार हो जाएगी? वो होती है अध्यक्षात्मक सरकार। और ये किन देशों में पाई जाती है? अमेरिका, रूस, ब्राज़ील और कनाडा, इन 4 देशों में कौन सी सरकार पाई जाती है? अध्यक्षात्मक। तो स्टूडेंट्स आप इसके नोट्स व्यवस्थित रूप से प्रतिदिन बनाया करें ताकि जब हम इसका दोबारा दोहरान करें तब हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने देखा कि सरकार क्या होती है और सरकार के कितने अंग हैं और उन अंगों के क्या क्या कार्य हैं, और उसके बाद हमने देखा कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध के आधार पर सरकार को कितने भागों में बांटा गया। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि जो सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब जो हमारा जो लेसन है केंद्र सरकार, उसके अंतर्गत हम इन निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, और जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा राज्य सरकार, उसके अंतर्गत हम इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो व्यवस्थापिका है, भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका को भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका को
2 स्तर पर बांटा गया है। कितने स्तर पर बांटा गया है? 2 स्तर पर। इसका जो पहला स्तर है वो होता है संघीय व्यवस्थापिका, और जो दूसरा स्तर होता है वो होता है राज्य की व्यवस्थापिका। जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसे हम संसद के नाम से जानते हैं, और जो राज्य की व्यवस्थापिका है उसे हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। और संसद का जो उल्लेख है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है। और जो संसद है इसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा जो है वो है राष्ट्रपति। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? संसद कहेंगे। और राज्य की विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद जो कार्यपालिका है इससे भी भारतीय राज्य व्यवस्था में 2 स्तर पर बांटा गया है। एक को कहते हैं केंद्रीय या संघीय कार्यपालिका, और जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसे कहते हैं राज्य की कार्यपालिका। जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद जो राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और इनकी मंत्रिपरिषद को सम्मिलित किया गया है। अब तक हमने संघीय व्यवस्थापिका और राज्य की व्यवस्थापिका को देखा, उसके बाद संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका को देखा, और जो तीसरा जो है अंग न्यायपालिका, न्यायपालिका को भी 2 स्तर पर विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो है संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, 3 नाम दिए गए हैं। उसके बाद में जो राज्य की न्यायपालिका है उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट आता है। तो ये था हमारा सरकार के 3 अंग, और केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन से बिंदु आते हैं और राज्य सरकार के अंतर्गत कौन से बिंदु आते हैं। तो इस अध्याय में हम संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे, और जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंतर्गत राज्य सरकार का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।